स्क्रीन सरकानी पड़ेगी। नहीं बड़ी करो इसको स्क्रीन को। यस, हेलो एंड वेलकम टू श्री टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, इसलिए बस थोड़ा सा हम आगे पीछे हो गए, लेकिन चलिए इसी हाल में चलो यही देखिए। ओके हाँ, हाल ओके। तो ये जो टेक्निकल का हाल है और शुरुआत भी देखिए हाल से। हाँ, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ओके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? ओके, रोजगार मंत्रालय ने किस संगठन के साथ और समझौता किया है? ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय क्या है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के प्रमुख नौकरी भर्ती संगठन, ये हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ये जो वर्ड जिससे हम प्यार करते हैं, नौकरी। तो नौकरी भर्ती का प्रमुख जो संगठन है, ये या प्रमटन एपीएनए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे नेशनल करियर सर्विस, कौन सा? नेशनल करियर सर्विस का जो पोर्टल है उस पर 10 लाख, आंकड़ा देखिए, फिगर्स हमको याद रखने हैं, हम जिसे क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। 10 लाख, यस, गुड मॉर्निंग। 10 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 10 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की हमारे लिए पहल की है। यस, याद रखें आंकड़ा 10 लाख अतिरिक्त नौकरी है। और यहाँ याद रखने वाली जो क्या है बात, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमुख नौकरी भर्ती संगठन अपना, एपीएनए, अपना प्रमुख क्या है? भर नौकरी संगठन है। उसमें हमें नौकरी देने के लिए कटिबद्ध है। और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर, सर्विस पोर्टल कौन सा याद रखना है? नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ठीक है, चलिए, यह घरेलू रोजगार को बढ़ावा, घरेलू रोजगार, कौन सा रोजगार? घरेलू, डोमेस्टिक जो होता है ना हमारे हमारे देश का, घरेलू रोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार स्थिरता में सुधार करना। रोजगार स्थिरता में सुधार का क्या मतलब होगा कि रोजगार आज है कल नहीं है, इस महीने है अगले महीने ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। ये उसकी दिशा में एक क्या है, महत्वपूर्ण पहल है। एनसीएस पोर्टल जो है, एनसीएस पोर्टल, और इसका प्रभाव क्या होगा? 40 लाख से अधिक, कितनी? 40 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता और 4.40 करोड़ नौकरी रिक्तियां उपलब्ध कराएगा। कितनी? 4.40 लाख करोड़ नौकरी की जो रिक्तियां, वैकेंसीज है, वो उपलब्ध कराएगा। किसी भी समय लगभग 10 लाख सक्रिय रिक्तियां बनी रहती है इसमें। इस पोर्टल से क्या होगा कि लगभग हर समय 10 लाख वैकेंसीज बनी रहती है। नियोक्ता और नौकरी तलाशने वालों को, देखिए, जो नौकरी दे रहे हैं और जो नौकरी खोज रहे हैं युवा, उन दोनों के बीच एक डिजिटल पूल की तरह, किस पूल की तरह? डिजिटल पूल की तरह काम करेगा। मतलब जो लोग नौकरी देते हैं और जो लोग नौकरी मांगते हैं, इन दोनों के बीच में यह क्या करेगा? एक डिजिटल पूल की तरह काम करेगा। ओके, चलते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव इसका क्या रहेगा? यह पहल भारत में कौशल और रोजगार, क्या चीज? कौशल और रोजगार के बीच खाई जो है, हमारे पास कौशल तो है लेकिन रोजगार की अगर कमी है तो ये बहुत लंबी जो खाई है, इसको कम करने का काम करेगा। प्रतिभा और कंपनियों के बीच, अब प्रतिभा है, प्रतिभा किसमें है? रोजगार मांगने वालों के, युवाओं के बीच में। प्रतिभा और कंपनियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने में सहायक होगी ये वाली चीज, और यह भारत के आर्थिक और व्यावसायिक विकास को गति देने में मदद करेगी। तो याद रहे, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के श्रम मंत्रालय द्वारा की गई वाली जो पहल है। ठीक है, हमारे युवाओं के लिए, खासकर नौकरी वालों के लिए। ये सबको गुड मॉर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये चेहरा आपके लिए जाना माना होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि ये इंसान दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो ऐसे ही एलन मस्क, क्या है? एलन मस्क भारत में कंपनी के शोरूम कहां खोलने की योजना बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग।
एलन मस्क जी उनकी गाड़ियों की कंपनी का शोरूम जो है भारत में खोलने वाले हैं। तो वो कहाँ खोलने की योजना है, तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। एलन मस्क की कंपनी भारत में प्रवेश के लिए तैयार है। भारत में प्रवेश की उन्होंने योजना बनाई है। एलन मस्क की कंपनी भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी अप्रैल 2025। कब से? अप्रैल 2025 से कंपनी की गतिविधियां शुरू हो सकती है। तो बर्लिन प्लांट में निर्मित की गई, कहां पे? बर्लिन प्लांट में निर्मित जो मॉडल है भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। कितना? $25,000, डॉलर का साइन देख लीजिए, लगभग 21 लाख रुपए की कीमत वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर ये भारत में लाने की क्या कर रहे हैं? तैयारी में जुट गए हैं। कौन? एलन मस्क की कंपनी। एलन मस्क की कंपनी का नाम आप क्या देख पाएंगे? ये देखिए, ये टी का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ये टेस्ला कंपनी है। देखो नाम पढ़ लीजिए, TESLA। हमारे यहाँ टाटा का टी और ये टेस्ला का टी। देखते हैं क्या होने वाला है। तो एलन मस्क की कंपनी का भारत में प्रवेश बड़ा ही गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल का जो इंसान स्पेस में जाने की ताकत रखता है उसकी कंपनी और भारत की कंपनियां, ये बड़ा ही गेम चेंजर कंपटीशन हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन के सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। सरकार की आयात शुल्क में छूट नीति से टेस्ला, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आयात शुल्क में छूट। आयात शुल्क में छूट की जो नीति है उससे टेस्ला जैसी कंपनियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आयात शुल्क में छूट की नीति क्या है कि हम अगर कोई चीज आज अगर हम कोई फॉरेन की चीज आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे हेवी ड्यूटी लगती है, बहुत सारा टैक्स लगता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है अभी, जो भारत में बाहर के देशों से आने वाली जो चीजें है, स्पेशली कार या फिर लग्जरियस चीजें, यस, हाँ, तो इनसे क्या होगा, इनसे इनसे टैक्स कम करने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की क्या हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ने से चीजें सस्ती हो जाती है, तो ग्राहकों को फायदा होगा। हो सकता है हम तुम सब लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए। आने वाले महीनों में कंपनी की औपचारिक घोषणा होगी और भारत में लॉन्च की योजना स्पष्ट हो सकती है। ओके, कंपनी नई दिल्ली, अब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नई दिल्ली के एरो सिटी, ओके, नई दिल्ली की एरो सिटी और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शोरूम खोलने की योजना बना रहे हैं। यस, आप लोगों का ध्यान सिटी पर था, अगर बताइए तो सही कि कहाँ खोलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे नई दिल्ली के एरो सिटी और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जिसे BKC कहा जाता है, यस, तो उसमें शोरूम खोलने की योजना बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला मुद्दा देख लेते हैं। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग इंडिया, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, यहाँ पे वुमन पे ध्यान देना है, इंडियन BBC का इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का, कौन सा? 2024 किसे मिला? ये जो पुरस्कार है देख लेते हैं किसको मिला है। हु वोन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 2024? मनु भाकर, ये नाम याद आ रहा होगा, ओलंपिक से रिलेटेड है। मनु भाकर को वैश्विक सार्वजनिक वोट के बाद, देखिए वैश्विक सार्वजनिक वोट मतलब क्या है? फॉलोइंग ग्लोबल पब्लिक वोट, दुनिया भर के वोटर ऑनलाइन जहां पे वोटिंग करते हैं, इसके बाद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, BBC का इंडियन स्पोर्ट्स वुमन, इंडिया की स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने क्या किया था, क्या इनकी मतलब पराक्रम कौन सा है? इन्होंने पेरिस 2024 जो ओलंपिक हुआ था, इसमें अब याद रहे कितने पदक है? 2 पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला वो बनी है। ओके, ठीक है, 2021 में उन्हें BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया था। कि याद रखिए, उन्हें 2021 में BBC के ही इमर्जिंग प्लेयर मतलब कुछ जो जिनकी अभी अभी शुरुआत हुई है, ओके, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। ये वर्ड भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक एक की वर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके, इन 2021 शी वॉज नेम्ड द BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये 2021 की बात है।
तो वह साल हमें एक 2021वां और ये 2024वां, 2 साल याद रखना है। नेक्स्ट, अवनी लेखरा। अब ये दूसरी, ये पहली वो थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन, कौन सा? पैरा स्पोर्ट्स वुमन। क्या होता है पैरा स्पोर्ट्स वुमन? पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक खेल होते हैं और ओलंपिक खेलों के साथ पैरा ओलंपिक भी खेल होते हैं, ये आपको पता होगा। लगभग ओलंपिक होने के बाद पैरालंपिक खेल होते हैं, मतलब जो विकलांग व्यक्ति है, जो दिव्यांग कहते हैं हम जिनको, तो दिव्यांग व्यक्ति जो है उनके लिए अलग से जो ओलंपिक होता है वो पैरा एथलीटों का, पैरा प्लेयरों का होता है, वो पैरा ओलंपिक होता है। तो ये पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है किन्हें? इन्हें, अपनी अवनी लेखरा जी को। उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण और कांस्य तथा पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। वह 3 पैरालंपिक, अब ये जो अवनी लेखरा जी है, अवनी लेखरा जी के बारे में क्या याद रखना है? 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कि याद रहे, 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो इनको बीबीसी का पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सम्मानित, ईयर से सम्मानित किया गया। ओके, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। अब देखिए, पहला अलग था, कौन सा था पहला? देखिए, इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मनु भाकर को मिला। दूसरा देखते, अवनी लेखरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन मिला। अब देखते हैं बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। तीसरा प्लॉट, बीबीसी का इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। ये जो आपको हंसी से खिलखिलाती हुई ये जो युवती दिख रही है, इनको, किनको? 18 वर्षीय तीरंदाज, क्या है? तीरंदाज शीतल देवी को दिया गया है। बीबीसी का इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है? शीतल देवी को दिया गया है। उन्होंने कौन सा स्पोर्ट अपनाया है? तीरंदाजी का। वह भारत की सबसे कम उम्र की, ये चीजें याद रखनी होती है करंट से रिलेटेड, पैरालंपिक पदक विजेता है। सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता है। उन्होंने 24 पेरिस ओलंपिक में 2024 के कांस्य, 22 में एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण, 1 रजत तथा विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। तो इनकी काम, मतलब इनका जो काम देखिए कितना जबरदस्त है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड शीतल देवी, इन्होंने 24 में एक कांस्य, 2022 के एशियाई पैरा खेलों में, कौन से? ओलंपिक में नहीं, एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत, वो 3 हो गए, और साथ में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो इतनी जबरदस्त प्रतिभाशाली खिलाड़ी कौन है? शीतल देवी। तो हम 3 नाम याद रखेंगे, एक मनु भाकर, दूसरा अवनी लेखरा और तीसरा शीतल देवी। ये 3 स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये चीजें, मतलब इन खिलाड़ी है। ओके, चलो नेक्स्ट, मिताली राज, ये चौथा नाम। मिताली राज, एक और नाम, चौथा नाम। मिताली राज को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देखिए ये लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी भर जो आप काम करते हो, पूरी जिंदगी के आपके काम को सराहा जाता है क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये हर क्षेत्र में होता है, मूवीज, फिल्म इंडस्ट्री में भी है ये ना। फिल्म इंडस्ट्री मतलब जो हमारे बॉलीवुड में काम करते हैं एक्टर्स, उनको भी ये लाइफ टाइम अवार्ड उनकी संस्थानों की ओर से दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीबीसी दे रही है, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग इंडिया। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग इंडिया जो है बीबीसी लाइफ टाइम का दिया है अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मिताली राज को। क्यों मिला? उन्होंने 2004 से 2022 तक, देखिए कितना लंबा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की। कौन सी? कल ही भारत का और बांग्लादेश का मैच हुआ, भारत जीत गया है। तो इसी जीत की खुशी में देखिए क्रिकेट की न्यूज अपने पास है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज थे और कितना लंबा करियर है, 2004 से 2022, 18 साल का लंबा कप्तान। उनका कार्यकाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में, देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे लंबा कप्तानी का कार्यकाल है। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो इतिहास है, उस इतिहास में, उस हिस्ट्री में सबसे लंबा कार्यकाल है कि भारत की जो पिछली जो पीढ़ी है, पिछली जनरेशन लड़कियों की, मिताली जो राज है, इनको देख देख कर बड़ी हुई है लड़कियों की। ओके, कप्तानी, यस कप्तान, ग्रेट कप्तान मिताली राज। इस वर्ष की थीम क्या है? चैंपियंस
चैंपियंस, किसकी? बीबीसी की जो थीम है चैंपियंस, चैंपियंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में कितने गए, इसका क्या कर लेते, पता कर लेते। चलिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है, देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किस प्रमुख भर्ती संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? चलिए बताइए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौन से प्रमुख भर्ती संगठन के साथ हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर? आपको 15 सेकंड मिल जाते हैं। चलिए, 15 सेकंड में इसका आंसर आपको बताना है। वाह, चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। 15 सेकंड का आपका टाइम देख लिया। ओके, टाइम इज ओवर। ओके, एनसीएस दिख रहा है, नेशनल करियर सर्विस है। अपना अपना जॉब रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देख पा रहे हो आप? यस, सबने आंसर दे दिया, सही आंसर है अपना, APNA, अपना जॉब रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया है? समझौता किया है। रेडी? चलिए, इसका आंसर, चलिए कंप्यूटर जी कंफर्म कर दीजिए। यस, कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है। हमारा आंसर अपना, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना अपना इस संगठन से किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन आपके सामने। एलन मस्क की कंपनी भारत में कब से, भारत में कब से, हमने कहा नहीं पूछा है, भारत में कब से अपनी गतिविधियां शुरू कर सकती है? चलिए बताएं, एलन मस्क की कंपनी भारत में कब से अपनी गतिविधियां शुरू कर सकती है? ओके, व्हेन इज एलन मस्क कंपनी एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन इंडिया? क्या कर सकती है, कब कर सकती है? ओ वेरी नाइस, आप सभी लोग आंसर देने की बड़ी खुशी है आपको। चलिए, नो प्रॉब्लम। कब से दिखाई दे रहा है आपको? अप्रैल 2022। क्लियर है, सबने सही आंसर दिया, वेरी नाइस। चलो, अप्रैल 2022। यस, कंप्यूटर जी तो बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन हम है ना, आप सभी लोग हैं। वेरी नाइस। चलिए, ओके, नेक्स्ट वाला पोल में भी वो अपने पोल में बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। चलिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 15 सेकंड मिलेंगे आपको। रेडी? 1 2 3 गो। अपना और एनसीएस क्या है? अपना और एनसीएस के समझौते का मुख्य उद्देश्य हमने पूछा है। 15 सेकंड। अपना और एनसीएस के समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। क्या है मुख्य उद्देश्य? ओके, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए, अगले सवाल का जवाब देना है आपको। अपना और एनसीएस के समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका भी आंसर बी सब लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे, देख लेते हैं। घरेलू रोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार स्थिरता में सुधार करना। ये आपके हिसाब से ये सही आंसर लगता है? ओके, कोई बात नहीं, अगर ये आपको सही लगता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, नो इश्यूज। तो क्या है? स्थिर रोजगार स्थिरता में सुधार करना। रेडी? ओहो, बहुत सारे, लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए, कंप्यूटर जी कंफर्म कर दीजिए। यस, कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है, प्रमोटिंग डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग जॉब स्टेबिलिटी। ओ वेरी नाइस, 74% लोगों का आंसर सही है। ओके, बिल्कुल आने की संभावना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन कहा है, हमने क्या कहा है? पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024। साल पर भी ध्यान रखा कीजिए, नहीं तो हमने पढ़ा 2025 और क्वेश्चन में पूछ लिया 2024। ऐसा हुआ है क्या? नहीं, चलिए, मजाक कर रहा था। चलिए, 15 सेकंड में से 5 गए, 10 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड आप में से नहीं, इन ऑप्शन में से किसने जीता है? पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ओके, और सही सही सब लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। एक नंबर। कौन कौन? ओके, इसमें भी चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका वक्त होता है खत्म। आपने क्या दिया? अवनी लेखरा, आपके हिसाब से? ओहो, सही। चलिए, कंप्यूटर साहब के हिसाब से आंसर इसका है, आंसर बी आ रहा है। ओ इस, यस, सब वेरी गुड, वेरी गुड। तो अवनी लेखरा जो है, किसने? अवनी लेखरा जी ने। कंप्यूटर जी कंफर्म कर दीजिए। कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है अवनी लेखरा जी को। किसका? बीबीसी का। ये हमेशा याद रखें, बीबीसी। बीबीसी क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ये इतना
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है बीबीसी, तो इनका पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 सेकंड बीबीसी लाइफ टाइम, अब यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है, किसे दिया गया है? आपका वक्त शुरू होता है अब। चलिए जल्दी से, वक्त निकलता जा रहा है, टिक 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 की घड़ी। ओके, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आधे सेकंड खत्म। चलिए जल्दी से, वेरी नाइस। ओके ओके, 4 3 2 1। ओके, आहा, सबने लगभग, सभी ने लगभग, बहुत आप अटेंटिव लोग हैं। तो बीबीसी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो आप सबकी प्यारी, सबकी चहेती, जिनका लगभग 18 साल का लंबा क्रिकेट का करियर है, रिकॉर्ड उनके नाम है सबसे लंबी कप्तानी का, वो है मिताली राज, MR। मिताली राज जी को, इसका सही आंसर है मिताली राज, और मिताली राज जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है 2024 का। सही आंसर ए। ओ वेरी नाइस, आप में से बहुत सारे, लगभग सारे लोगों ने मिताली राज, हाँ या वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क, भारत के एलन मस्क की जो कंपनी है, एलन मस्क भारत में प्रवेश से किस क्षेत्र को, देखिए किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है? विच सेक्टर विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम एलन मस्क कंपनी एंटरिंग इंडिया? ओके, कौन से क्षेत्र के बारे में पूछा गया? जल्दी से, 15 ही सेकंड है आपके पास, स्टार्ट। यस, एलन मस्क की कंपनी का सवाल, वेरी गुड, स्टार्ट हो चुका है आपका सवाल। जरा सोच समझकर जवाब दीजिए। वेरी गुड, ओके ओके, बहुत ही अटेंटिव स्टूडेंट्स है अपने। एलन मस्क की जो कंपनी भारत में प्रवेश के लिए तैयार है, कौन से क्षेत्रों को हमने देखा था? बहुत ही टैलेंटेड जवाब। आपका समय खत्म होने वाला, 3 2 1, टाइम इज ओवर। और आप दिखाई दे रहा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, कौन सा सेक्टर? ऑटोमोबाइल सेक्टर। एलन मस्क अगर याद आता है तो उनकी टेस्ला कंपनी याद आएगी, और उनकी टेस्ला कंपनी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है, और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आकर ही वो भारत में काम करने वाले हैं। तो कौन से क्षेत्र को फायदा होगा? ऑटोमोबाइल क्षेत्र को फायदा होने वाला है। कंप्यूटर जी कंफर्म कर दीजिए हमारे आंसर को। यस, कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर, अब देखिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, बीबीसी का ही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द 2024 एक अवार्ड जो है किसको मिला है? ओके, किसको मिला है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, ऑप्शन ए है अवनी लेखरा, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी शीतला देवी, और ऑप्शन डी मनु भाकर। इन 4 खिलाड़ियों में से, चारों के 4 खिलाड़ी है, इन 4 खिलाड़ियों में से किसको मिला है? इमर्जिंग है, हाँ, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पूछा है हमने, 2022 का नहीं पूछा, 2021 का नहीं पूछा। आपका स्टार्ट, यस, टाइम शुरू है। ओके, टाइम खत्म होने जा रहा है। 4 5 3 2 1, टाइम इज ओवर। आपका जवाब होना चाहिए था, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। एनी और आओ, भूल गए क्या? नहीं, वेरी नाइस। तो सब ने इसका आंसर दिया है सी, और हो भी क्यों ना, इन्होंने बहुत सारे किताब जीते हैं। तो इसका आंसर है शीतल देवी। शीतल देवी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है। सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी है। कंप्यूटर जी कंफर्म करना है आपको? यस, कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है। आगे बढ़ा जाए। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? चलिए, अवनी लेखरा जो है किस खेल से संबंधित है? कौन सा खेल है अवनी लेखरा जी खेलती है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी तीरंदाजी, सी पैराशूटिंग, और डी भारोत्तोलन। भारोत्तोलन का मतलब वेट लिफ्टिंग। ओके, तो ये, चलिए राइटिंग, आप सब लोग बढ़िया एंगेजिंग है, आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी नाइस। टाइम चलता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? ओहो, वेरी गुड, हमने एक वर्ड यूज किया था, आपको याद आ रहा होगा। 4 3 2 1, कंप्यूटर जी रुक जाइए, और इसका आंसर है पैराशूटिंग। पैराशूटिंग, ओके, ये जो पैराशूटिंग, पैराशूट नहीं, पैरा शूटिंग, शूटिंग तीरंदाजी, ओके, निशाना लगाना, निशाना लगाने से रिलेटेड है, क्योंकि वो पैरा ओलंपिक होती है, पैरा स्पर्धा होती है, इसलिए इसको पैरा शूटिंग कहा जाता है। तो ये पैरा शूटिंग से रिलेटेड है अवनी लेखरा। और कंप्यूटर जी भी पक्का कंफर्म करने वाले, कंप्यूटर जी कंफर्म कर दीजिए। यस, कंप्यूटर जी ने कंफर्म किया है,
पैराशूटिंग से रिलेटेड है। तो बढ़िया मजेदार ये जो है स्पोर्ट्स प्लेयर से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते, आगे है क्या हमारे साथ, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जबरदस्त। वर्ल्ड सोशल जस्टिस क्या है डे, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते देखिए, हमारा दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ओके 1 2 3 गो। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, हर साल कब मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये देखिए 2002 20 फरवरी। ओके 2002 याद रखिए, 2002 से याद रख सकते हैं 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। यह 2008 में ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपनाने से जुड़ा है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष वैश्वीकरण। ओके ओके, निष्पक्ष वैश्वीकरण क्या होता है सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपना, सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपनाने से जुड़ा है। मतलब आप जो अपने देश में सामाजिक न्याय अपने देश के लोगों को देने वाले हो ना, तो उसकी जो घोषणा है उससे रिलेटेड है ये। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को अपने कौन से सत्र में, 60 में, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्या होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये यूनाइटेड नेशंस की जो है क्या जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली ने कब अपना कौन सा सत्र है, 60वां सत्र, कौन सा सत्र, 60वां जो सत्र है, 60वें सत्र में आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। किस दिन को, ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस को। याद रखें, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेट याद रखना है, 60वां सत्र याद रखना है, और 26 नवंबर 2007 ये साल, इन दोनों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2025 की, इसकी थीम क्या है सामाजिक न्याय दिवस की, समावेश को सशक्त बनाना। किस चीज को सशक्त बनाना, समावेश को सशक्त बनाना, और सामाजिक न्याय की जो खाई है ना इसको पाटना। मतलब सामाजिक न्याय की खाई, इसको हम क्या करेंगे, सामाजिक न्याय की खाई को हम पाटेंगे, मतलब करेंगे क्या, कम करेंगे। एम्पावरिंग इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब समावेशन, ब्रिंगिंग गैप। ओके, ये जो ब्रिज है ना, जो गैप्स आप सोशल जस्टिस का जो है ना गैप है, उस गैप को कम करेंगे, ब्रिज करेंगे। ठीक है, यह थीम व्यवस्थित असमानताओं को दूर करने के लिए समावेशी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। ओके, ये जो असमानताएं जो है ना लोगों के बीच में, हम देखते हैं कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, इन दोनों के बीच में जो असमानता है इसको दूर करने के लिए कौन सी नीतियां, समावेशी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। ये वाली थीम कौन सी, 2025 की जो थीम है ये थीम। ठीक है, इसके निष्कर्ष क्या निकल आते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस क्या करता है, समानता, मानवाधिकारों और निष्पक्ष अवसरों को, अवसर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। तो समानता, मानवाधिकार और निष्पक्ष अवसरों को, इनके महत्व को रेखांकित करता है सामाजिक न्याय दिवस। यह दिवस दुनिया को याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, कि सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर ही टिकाऊ विकास, विकास कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, टिकाऊ विकास, शांति और समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। अगर हमें क्या करना है, टिकाऊ विकास करना है, परमानेंट डेवलपमेंट करनी है, शांति रखनी है और समावेशी समाज का निर्माण अगर करना है, तो हमें क्या करना है, सामाजिक न्याय को केंद्र में रखना है। ओके, केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, केंद्र मतलब सामाजिक न्याय को हमें हमारी आंखों के सामने रखकर हमें काम करना है। ठीक है, पहला। चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद वाला पॉइंट, पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद, जिसे हम क्या कहेंगे, रीजनल डायलॉग, कहां पर आयोजित हुआ, कहां पर आयोजित हो रहा है, वेयर विल द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस बी हेल्ड, होगा, आयोजित किया जाएगा। क्या हमने इससे पहले सामाजिक न्याय दिवस देखा, यस यस, इंग्लिश में भी न्याय देखा, और पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद कहां आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट, आयोजन का मुख्य उद्देश्य देखते हैं। स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली, सिटी याद रखनी है, कौन सी? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में भारत मंडपम में मेजबान कौन होगा? मेजबानी कौन करने वाला है? भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय। मंत्रालय को याद रखना, कौन सा है? श्रम और रोजगार मंत्रालय इसकी मेजबानी करेगा। सह आयोजक कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ, कौन है? CII, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता संघ EFI। देखिए इंग्लिश में कौन है को ऑर्गेनाइजर से? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और कौन है? फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिया EFI, फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिया। ये दोनों क्या मिलकर क्या कर, ये सह आयोजक है। किस चीज का आयोजन कर रहा है? भारत सरकार नहीं कर रहा है, श्रम मंत्रालय कर रहा है। पहला, सामाजिक न्याय पर क्या करने वाले हैं हम लोग? सामाजिक न्याय पर हम लोग क्या करने वाले हैं? रीजनल डायलॉग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? समावेशी और टिकाऊ सामाजिक नीतियों पर चर्चा। कौन सी? समावेशी और टिकाऊ सामाजिक नीतियों पर चर्चा। हमारी सामाजिक नीतियां कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, जो समाज के सारे तबके के लोगों को इंक्लूसिव साथ लेकर समावेशन करके चले। वैश्विक हितधारकों का धारकों को एक ही मंच पर लाना। अब जबकि वैश्विक हितधारकों को मतलब सारी दुनिया में जो एक हित के समान हित रखने वाले सारे जो लोग हैं, उन सबको एक ही मंच पर लेकर आना है। निष्पक्ष रोजगार देना है, निष्पक्ष होकर देना है। किसी अपने लोगों को देना और दूसरे लोगों को नहीं देना, आप लोग समझ पाते हैं। सामाजिक सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है ना आपको? इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, समावेशी आर्थिक विकास, है ना? वो जो आपको याद होगा शायद, वो जनधन योजना आई थी, है ना? जनधन योजना स्कीम थी। ओके, वो किस चीज की स्कीम थी? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली स्कीम थी कि भारत के लगभग सारे लोगों के लिए क्या करना है? बैंक का अकाउंट ओपन करना है। ओके, बैंक का अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो वो बेचारे कम से कम बैंक में 1 2 4 5 जितना डालना है उतना रुपया डाल सकते हैं। दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ भी क्या कर रहा है कि निष्पक्ष रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। समाज के सारे लोगों को क्या करना है? इकोनॉमी में लाना है। वैश्विक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना। देखिए सारी दुनिया में वैश्विक में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो है ना, वो कम करना है। तो सामाजिक असमानता मतलब समाज में भेदभाव होना, उसको कम करना है। और आर्थिक असमानता क्या होती है? आर्थिक असमानता जो पैसे से रिलेटेड है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, बहुत कम लोग बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा लोग बहुत कम अमीर है, मतलब बहुत गरीब है। तो ये जो है ना, इस असमानताओं को हमें करना है कम। ओके, सभ्य कार्य स्थितियों, आर्थिक सुरक्षा और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना है। अब ये जो कार्य की स्थितियां है, इससे आप सभ्य कार्य स्थिति से आप क्या समझ पाते हैं? ये हिंदी में ये जो वर्ड आपको घुमा सकता है। तो सभ्य कार्य स्थिति क्या मतलब है? हमारी जो वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस पे बढ़िया मतलब अच्छी क्या होनी चाहिए? वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। भले ही लेबर लोग काम करते हैं तो उनका काम करने का माहौल क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? काम करने का माहौल एकदम सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान है, संविधान में आप बता पाएंगे कि कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में काम की जगह पर अच्छा पोषक वातावरण हो इसकी सुविधा की गई है? इसका इसको ना DPSP में है हमारे आर्टिकल में। आप अगर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइए कि श्रमिकों के लिए क्या है? सभ्य कार्य स्थितियां होनी चाहिए, ऐसा कौन से आर्टिकल में मेंशन है? DPSP, मैं आपके लिए एक हिंट देता हूं, DPSP में है, आप बताइएगा मुझे। तो आर्थिक सुरक्षा, सबकी आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना। श्रम अधिकारों को बढ़ावा, ये बबीता वर्मा जी ने भी मेंशन किया है आर्टिकल 43। तो इसलिए ना आप देखिए इनके हिसाब से आर्टिकल 43, बाकी लोगों को कंफर्म करना है कि सही में आर्टिकल 43 में है क्या। ओके, सरकारी नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों, वित्तीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को जोड़ना, सबको जोड़ना है। क्या करना है? सबको जोड़ना है। सरकारों को, नियोक्ताओं का मतलब जो नौकरी देते हैं उनको, श्रमिक संगठनों को जो है ना, जो लेबर लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको, और वित्तीय संस्थानों को
और गैर सरकारी संगठनों को जोड़ना है। गैर सरकारी संगठन पता है आपको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको जोड़ना है। तो इन सब लोगों को जोड़ना, और इससे फायदा किसका होने वाला है? इससे फायदा श्रमिकों का होने वाला है, श्रमिकों का हित इसमें है। आगे बढ़ते हैं। थीम, समावेशी और टिकाऊ समाजों के लिए जिम्मेदार व्यवसाय। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस किसके लिए? फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल जो सोसाइटीज है उनके लिए, उनके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। ये क्या है? थीम है इस डायलॉग की, इस चर्चा की। लगभग 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 80, कितनी? 80 वैश्विक और क्षेत्रीय प्रतिनिधि कितने हैं? 80 लगभग। आंकड़ा लक्षात रख, आंकड़ा ध्यान में रखेंगे, 80, लगभग 80 वैश्विक और क्षेत्रीय प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी कार्यस्थल पर चर्चा होगी। मतलब चर्चा के मुद्दे भी देखिए, श्रम अधिकार, सबको श्रम का अधिकार मिलना चाहिए। हमारा भारत में कोई कायदा है, ऐसा कोई कानून है जिससे हम पूरे भारतीयों को, कितने 145 करोड़ भारतीयों को रोजगार का अधिकार मिला हुआ है? पता है इसके लिए कौन सा कानून है? क्या इसके लिए कोई कानून भी है क्या? काम करने का अधिकार, इसके लिए क्या कोई कानून है? चलिए इसकी भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो भारत में श्रम अधिकार है? अगर है तो आप मुझे बताइए। सामाजिक सुरक्षा और समावेशी कार्यस्थल, है ना, कार्यस्थल की चर्चा तो हर जगह होगी ही होगी। इस पर तो ये जो डायलॉग होने वाला है इसमें भी इस पर चर्चा होने वाली है। चलिए, और ये आप मुझे याद दिलाएंगे। चलो आपकी भी परीक्षा लेता रहूंगा मैं बीच बीच में, है ना, है ना हमारे देश में। चलिए बताइए नेक्स्ट, किस इंसान को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? ये आदेश से अच्छा देखिए, हु वॉज अवॉर्डेड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर है, एम्पायर। अच्छा, इस इमेज को मैं छुपा देता हूं, इसको इमेज छुपा देने से ठीक है चलिए। तो किसे? ब्रिटिश साम्राज्य का मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर, एम्पायर का मतलब सबको पता है, साम्राज्य, है ना, सिर्फ राज्य नहीं, साम्राज्य। ब्रिटिशों का साम्राज्य लगभग 150 साल पहले, 150 साल पहले समझ लीजिए, पूरी दुनिया में ब्रिटिश लोगों का साम्राज्य था, उनका बड़ा एम्पायर था। अंपायर नहीं, एम्पायर। अंपायर खेल में होते हैं, एम्पायर साम्राज्य वाले लोग हैं। ठीक है, तो किसको मिला है? एन चंद्रशेखरन। अब भैया यहाँ पे टाटा लिखा है इसलिए टाटा को मिला होगा क्या? नहीं। चलिए, एन चंद्रशेखरन। चंद्रशेखरन, देखिए शेखरन लिखा होता है, तो हिंदी में हम शेखरन कहते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन है वो, याद रखें, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। टाटा समूह के चेयरमैन ओके, एन चंद्रशेखर को यूनाइटेड किंगडम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिविल डिवीजन का है। लेकिन ये ओके, कौन सा डिवीजन का है? सिविल डिवीजन का। ये इनको मिला है, एन चंद्रशेखरन को। यह विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है। ये विदेशी, ब्रिटिश एम्पायर की ओर से किसको दिया जाता है? विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। ये हमारे एन चंद्रशेखरन जी इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। उन्हें यह सम्मान यूके भारत व्यापार संबंधों में, ओके, यूके भारत, यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जिसमें इंग्लैंड आता है। तो यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए, किस चीज के लिए? उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। एन चंद्रशेखरन के किस योगदान के लिए? हाँ हाँ ओके ओके हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, उन्हें यह सम्मान यूके भारत व्यापार संबंध में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, ओके, आईआईटी ने विद्युत और सूर्य, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को, किसको? विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करना। ठीक है, विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा, क्या है चीज? कपड़ा विकसित किया है। ठीक है, तो विच आईआईटी, हाँ विच आईआईटी, ठीक है, विच आईआईटी हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ कंडक्टिव टेक्सटाइल, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल, कंडक्टिव टेक्सटाइल सुचालक। ये जिनको थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होगा उनके लिए सुचालक क्या है? कंडक्टिव टेक्सटाइल दैट कन्वर्ट्स, किसको क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को एंड सनलाइट को, किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीट में, मतलब ऊष्मा में। इलेक्ट्रिक, ये ऐसा कपड़ा है
जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, क्या, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, इन दोनों को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कौन सी आईआईटी है जिसने ये किया है? तो ये आईआईटी, ओके, आपने आईआईटी मद्रास कहा था, या देखिए आईआईटी गुवाहाटी है। आईआईटी गुवाहाटी ने एक कंडक्टिव टेक्सटाइल, है ना, सुचालक कपड़ा विकसित किया है, जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को किस चीज में कर रहा है? ऊष्मा में। ये याद रखिए, ऊष्मा में, ठंड के दिनों में काम में आएगा। अभी तो समर शुरू होने वाला है, धूप काला शुरू होने वाला है, हमें भैया उस दिनों में नहीं, ठंड के लिए चाहिए था। तो आईआईटी गुवाहाटी कौन सी रखना है याद? आईआईटी गुवाहाटी, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आईआईटी गुवाहाटी है। यह नवाचार स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी और थर्मल टेक्सटाइल्स में उपयोगी साबित हो सकती है। इस टेक्सटाइल का उपयोग ठंडे क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? ठंडे क्षेत्रों में गर्म कपड़ों के निर्माण और ऊर्जा कुशल हीटिंग सिस्टम के लिए किया जा सकता है। तो कपड़ा है भैया, गर्मी दे रहा है, तो ऑब्वियसली ठंडे क्षेत्रों के लिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ओके, कौन सा? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण मतलब आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? ओए, जिसमें पौधे मतलब प्लांट जस्ट मिनट, हाँ, पौधे, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है या फिर ट्रीज है, क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, है ना, सूरज की रोशनी में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर अपनी एक फूड सिस्टम चलाते हैं, और जिससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये, लेकिन ये पौधों द्वारा किया जाने वाला नेचुरल प्रकाश संश्लेषण है, और यहाँ पे बात चल रही है कृत्रिम की, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी की। ओके, तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक जो है का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए, अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? ये ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करके रॉकेट के ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है? ओके, आपको लगता है चीन। ओके, चलिए आप गेस कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। वेरी नाइस, आपने पहले गेस किया। चीन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफल प्रदर्शन किया है। उनके अंतरिक्ष यात्रियों ने कौन सा? तियांगोंग, कौन सा है? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर इस तकनीक का उपयोग करके, कौन से? कौन सा? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, इनका अपना अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस सेंटर, स्पेस में। तो उसमें इस तकनीक का उपयोग करके ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन का उपयोग, ठीक है, ऑक्सीजन का और रॉकेट के लिए लगने वाला जो ईंधन है, इसका निर्माण कर लिया है। भैया देखिए, ऊपर चले जाइए, धरती से आपको पेट्रोल लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहीं पे तैयार कर रहे हो। याद रखें, कौन सा? तियांगोंग स्पेस स्टेशन, और कौन सा देश? चीन। आगे बढ़ते, अगला मुद्दा, अगला पॉइंट, यह सफल अंतरिक्ष सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष के अन्वेषण में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि इससे भविष्य के मिशनों में आवश्यक संसाधनों को अंतरिक्ष में ही उत्पन्न करने की क्षमता मिल गई है। तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन, सब रेडी हो जाइए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 की थीम पूछी है हमने। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 की थीम क्या है? आपका समय शुरू होने वाला है अब। चलिए बताइए, 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। पहला, सशक्तिकरण और समानता का विस्तार, सशक्तिकरण और समानता का विस्तार है। दूसरा ऑप्शन, समावेश को सशक्त बनाना। तीसरा ऑप्शन देखिए, सी डी। थोड़े से लंबे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में, कोई बात नहीं, 15 सेकंड कम होते हैं क्या? ओके, आओ, सब लोग आंसर दे पा रहे, टाइम इज ओके, आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वेरी गुड। ए बी सी डी, थोड़े से लंबे ऑप्शन है, चलिए आपको 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए। रेडी, चलिए, 4 3 2 1, और आप में से बहुत से, लगभग सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। टाइम्स अप। बी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, समावेश को सशक्त बनाना। क्या करना है? समावेश को सशक्त बनाना, ब्रीजिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की खाई को पाटना,
एम्पावरिंग इंक्लूजन, ये ऑप्शन नंबर बी। यस, लगभग 78% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। एंड कंप्यूटर जी कंफर्म कर दीजिए, कंप्यूटर जी ने भी इसको कंफर्म कर दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो विश्व सामाजिक दिवस 2025 याद रहे कौन सा है, 20 फरवरी 022002, 20 फरवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की घोषणा से जुड़ा हुआ है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन? आपका टाइम शुरू होता है अब। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज एसोसिएटेड विथ, क्या है, विथ द डिक्लेरेशन ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी विश्व बैंक, और ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF। किससे जुड़ा हुआ है? टाइम, चलो टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वेरी नाइस। चलिए टाइम 5 4 3 2 1, आपका समय कब खत्म होता है? 1 करोड़ का सवाल आपने टाइम आगे बढ़ा। यस, मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब दिया है। रेडी हो जाए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है क्या, या फिर उन यूनाइटेड नेशंस है? ओके, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इससे ये जुड़ा है, इसकी घोषणा से जुड़ा है, और लगभग वो 85% लोगों ने इसका आंसर दिया है सही। और कंप्यूटर जी कंफर्म कीजिए, कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। अगला सवाल, 2025 के सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कहाँ होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। Where will the 2025 World Day of Social Justice event be organized? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी भारत मंडपम नई दिल्ली, और ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। चलिए देखकर, ओके, इसको तो सबने इसका आंसर सही दिया होगा। नहीं, हर जगह बी लगाने की जरूरत नहीं है। ओहो, सर आपके आज के सारे क्वेश्चन का, लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है। नहीं तो चलिए, टाइम 4 5 सॉरी 5 4 3 2 1, टाइम अप। और आज का सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर? यस, इट इज भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली। मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है, याद रखिए, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। कंफर्म कर दिए कंप्यूटर जी? यस, कंप्यूटर जी तो कंफर्म करने में उस्ताद है। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के आयोजन में सह आयोजक कौन है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस का जो आयोजन हो रहा है उसमें सह आयोजक कौन है? आपका वक्त शुरू होता है अब। चलिए बताइए, हु आर द को-ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इवेंट? बढ़िया, थोड़ा सा सोचकर आंसर देना है। सोचना क्या है सर, हमने तो पढ़ लिया है। वेरी गुड, टाइम धीरे धीरे जा रहा है। वेरी गुड 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 गुड। सवाल और जवाब लंबे, थोड़े से ऑप्शन हमारे लंबे हैं, लेकिन ऐसी ही चीजें एग्जामिनेशन में आएंगे। एग्जाम में सारी चीजें इजी इजी थोड़ी ना आएगी। वेरी नाइस। तो इसका आंसर देने से पहले टाइम गोइंग डाउन, 4 3 2 1, टाइम इज अप। ओके, तो सबने बढ़िया आंसर दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारतीय नियोक्ता संघ EFI क्या है, इसमें सह आयोजक होने वाला है। यस, लगभग 74% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और कंप्यूटर जी, क्या आप कंफर्म करने की का कष्ट उठाएंगे? कंप्यूटर जी ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। सबको मिल जाएंगे 2-4 करोड़ रुपए बस। एन चंद्रशेखरन को किस देश द्वारा, देश पूछा है हमने, किस देश द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश, इसको इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, कि मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का ऑनर दिया है? देश कौन सा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए देखिए, चलिए मजा ले रहे, बहुत मजा आ रहा है सर। अरे मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना ना भूले, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करने का भी हम कष्ट उठाएंगे, जैसे हमारे कंप्यूटर जी कष्ट उठाते हैं। टाइम, वेरी गुड, टाइम जा रहा है, और टाइम के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ रहा है। ओके, एकदम सीधा सब सिंपल सी बात है, आंसर दिखाई दे रहा है। टाइम 4 3 2 1, टाइम इज अप। और इसका सही आंसर है, कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने एन चंद्रशेखरन को, और ये जो एन चंद्रशेखरन कौन है, कौन सी कंपनी के है, ये तो हमको पता ही है, टाटा कंपनी के है। तो ये आंसर है। कंप्यूटर जी कंफर्म कर देंगे प्लीज? यस, कंप्यूटर जी ने कंफर्म करने की
यस, कष्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आईआईटी गुवाहाटी ने कौन सा नया टेक्सटाइल, कौन सा नया कपड़ा विकसित किया है, और इसके लिए आपको मिलता है 15 सेकंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आईआईटी गुवाहाटी ने कौन सा नया टेक्सटाइल विकसित कर लिया है? चलिए, व्हाट न्यू टेक्सटाइल, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल हैज आईआईटी गुवाहाटी डेवलप। 15 सेकंड है आपके पास, बस 15 सेकंड में सारी दुनिया आपको जीतनी है। ओके, नैनो टेक्सटाइल, कंडक्टिव टेक्सटाइल, फायर रेसिस्टेंट टेक्सटाइल या स्मार्ट सिल्क टेक्सटाइल? धीरे धीरे टाइम जा रहा है, टाइम गोइंग। चलिए, हाँ अच्छा, सोच कर बताना है सर, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, आईआईटी गुवाहाटी ने कौन सा नया टेक्सटाइल, कौन सा कपड़ा विकसित किया है? ओके, टाइम जा रहा है, 4 3 2 1, टाइम आप, घड़ी जी टिक टिक बंद कर दीजिए। कौन सा टेक्सटाइल डिवाइस किया है? ये टेक्सटाइल है कंडक्टिव टेक्सटाइल। ये क्या करता है? प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी को उष्णता में परिवर्तित करता है, जो ठंडे क्षेत्र के लोगों को काम आए। ये जो सवाल मैं तो गेस करता हूँ, ये आज इस साल में होने वाले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका जवाब कंप्यूटर जी कंफर्म करेंगे क्या? कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है, कंडक्टिव टेक्सटाइल। चीन ने, कौन सा देश? चीन ने अंतरिक्ष में किस तकनीक, कौन सी टेक्नोलॉजी है का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? विच टेक्नोलॉजी हैज चाइना सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्पेस? और आपका टाइम शुरू होता है अब। बताइए, चीन, ऐसे काम चीन ही कर सकता है, हम भी करते हैं। हम मतलब भारत वाले, द ग्रेट इंडियंस। जैव ईंधन उत्पादन, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा संचयन और अंतरिक्ष में 3D प्रिंटिंग। ओके, टाइमिंग यस गोइंग, घड़ी के टिक 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 शुरू है। ओके, ए बी सी डी। ओके, नाइस, टाइम जा रहा है और आपका टाइम 4 3 2 1। हाँ, और इसका सही आंसर है, यस, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और इसका सही आंसर है आंसर बी, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। बड़ा मजा आ रहा है सर, आज तो हमने केबीसी में पार्टीशन लिया है ऐसे लग रहा है। ओके, चलिए, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस स्पेस में, इससे क्या होगा? इससे हमें ईंधन यहां से लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर जी कहा गए आप, कंप्यूटर जी ने भी इसको कंफर्म कर दिया है, आंसर बी। ओके, अगला क्वेश्चन रेडी हो जाए। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण को का प्रयोग चीन ने किस अंतरिक्ष स्टेशन, कौन से अंतरिक्ष स्टेशन पर किया? अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है एंड यूर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बता दीजिए 15 सेकंड में, अंतरिक्ष स्टेशन बताना है। स्पेस स्टेशन, विच स्पेस स्टेशन? ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, शेंजाओ अंतरिक्ष यान, चंद्रमा की सतह, कहां पे ये प्रयोग किया है? और प्रयोग कौन सा है? कि अंतरिक्ष में ही भैया हम कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे और वहीं पे ऑक्सीजन पैदा कर लेंगे और वहीं पे रॉकेट के लिए ईंधन बनाएंगे। धरती से कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि घर से टिफिन लेकर ना आइए, ऑफिस में ही खाना मिलेगा फ्री। ओके, तो ठीक है, आपका टाइम 4 3 2 1, टाइम इज अप। और कौन सा? इसका भी आंसर वही है जो कि ऑप्शन बी में है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। और तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये प्रयोग इन्होंने सक्सेसफुली किया है। तो ठीक है, तो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, चीन देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कंप्यूटर जी कंफर्म कर देंगे क्या? यस, कंप्यूटर जी तो बिल्कुल हमारी बातें सुनने ही वाले हैं, ऑप्शन बी इज ओके। नेक्स्ट, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी। चलिए क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति से बाहर आकर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? नाम रखा है भैया इन लोगों ने, हमें बुलाया भी नहीं नाम रखने के प्रोग्राम को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? नाम तो रखा है, लेकिन वो नाम कैसा नया है, यानी इससे पहले इसका कोई नाम था? देखते हैं क्या है इसका आंसर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ओके ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम रखा है यशस का। यशस्वी जायसवाल नहीं भैया, यशस रखा है, यशस्वी अलग है, ये सिर्फ यशस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नाम की जो कंपनी है उसने लिखा है, क्या रखा है? ये जो ट्रेनर है कौन सा? HJT-36 जेट ट्रेनर, उसका नाम यशस रखा है, याद रखिए, यशस्वी नहीं यशस है। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी है यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम
ओके, बदलकर यशस रखा है, मतलब इससे पहले कोई दूसरा नाम था। तो ये क्या है, ये प्रशिक्षण विमान है। कौन सा विमान है, प्रशिक्षण विमान, ट्रेनिंग एरोप्लेन है। सुरक्षा उत्पादन सचिव संजीत कुमार, कौन से, सुरक्षा उत्पादन के सचिव संजीत कुमार ने एरो इंडिया 2025 में HAL के CMD डी के सुनील, कौन, डी के सुनील और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस विमान का नया नाम रख दिया। तो हमें याद रखना है सुरक्षा उत्पाद के सचिव कौन है, संजीत कुमार, और HAL के CMD डी के सुनील, इन दोनों ने बाकी अधिकारियों की उपस्थिति में यह कारनामा कर दिया है। तो हमें याद रखना है ये नाम यशस, क्या याद रखना है, यशस। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें 2 IIT है, क्या है, एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें दो IIT है। IIT क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये ऐसा कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, द ग्रेट स्टेट, 2 IIT वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश में कौन से IIT है, IIT कानपुर एंड IIT BHU, क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ये संस्थान उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो याद रखें यूपी, ठीक है। भारत में IIT संस्थानों की संख्या कुल कितनी है, 23 हो गई है, 23 संस्थान है। ये संस्थान उच्च शिक्षा, शोध, रोजगार के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। याद रखना है 2 यूपी में, टोटल 23। ये संख्या कम ज्यादा होती रहती है। तो हमारे जमाने में पूरे भारत में सिर्फ 7 थे और वो आगे बढ़ने लगे। ओके, चलिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने NAVDEX 2025 में किन जहाजों का प्रदर्शन किया। ये अब बात किसकी हो रही है, जहाज, शिप्स का, कौन से जहाजों का क्या किया है, प्रदर्शन किया, और किसने किया है, GSL, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका जवाब देखते हैं। ओके, हाँ हाँ, ये भी याद रखना है, NAVDEX 2025। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये कौन से जहाज है, ये सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये स्थान अबू धाबी है, क्या है, अबू धाबी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरत। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। तो अबू धाबी UAE में क्या हुआ था इवेंट, NAVDEX 2025 है ना। NAV क्या बताता है, NAV नेवी बताता है, NAV मतलब नेवी। NAVDEX 2025 का आयोजन हुआ था अबू धाबी में, UAE में, ठीक है। तो IDEX किसके साथ, IDEX के साथ आयोजित एक प्रमुख समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। ये क्या है, NAVDEX 2025, ये एक प्रदर्शनी है। कौन सी प्रदर्शनी, समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है, जो आईडेक्स के साथ मिलकर की जाती है नेवी द्वारा। GSL द्वारा प्रदर्शित जहाजों के नाम, जो क्वेश्चन था उसके जवाब है फास्ट पेट्रोल वेसल। कौन सा है, फास्ट पेट्रोल वेसल। पेट्रोल में याद रखिए, ये जो PETROL पेट्रोल होता है, ये हमारी गाड़ी में भरने वाला ईंधन है। और PATROL ये जो पेट्रोल है ना, ये पेट्रोल है ना, जो सुरक्षा के लिए जो गश्ती लगाते हैं, उसको, गश्ती को करते हैं, पेट्रोल कहा जाता है। तो ये PETROL, ये पेट्रोल, तो ये वाला पेट्रोल है फास्ट पेट्रोल वेसल्स। और ऑफशोर पेट्रोल वेसल, कौन से, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर मतलब जो समंदर का किनारा है उससे दूर, ठीक है। इसका PDF आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर मिलेगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को यह प्रदर्शित करता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित नौसैनिक नवाचारों को उजागर करता है। वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने का अवसर दिलाता है। और इससे भारत की रक्षा निर्माण की क्षमता है, क्या है, हर बार हम सारा पैसा लोगों से औजार मतलब हथियार खरीदने में गवा देंगे क्या, नहीं। भारत की रक्षा निर्माण क्षमताएं मजबूत हम कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग के अवसर भी हमारे लिए बढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, बस होने ही वाला है हमारे क्लास, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कौन से स्थान पर कब्जा किया, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जो है वो जो पब्लिश हुआ है, तो इसने रिलायंस इंडेक्स ने, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कौन सा स्थान अचीव किया है। ओके, कौन सा स्थान अचीव किया है, देखते। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एप्पल, नाइकी, डिज्नी जैसी कंपनियों को पछाड़कर दूसरा स्थान, देखिए कितनी बड़ी बात है, दूसरा स्थान अचीव किया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय कंपनी इस प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग को के टॉप में शामिल हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी, एप्पल कंपनी, नाइकी कंपनी, डिज्नी कंपनी, इन जैसी बड़ी बड़ी, ओके,
तो ये इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़कर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सामने आ जाती है, दूसरा नंबर हासिल करती है ना, तो इस जो ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमारे लिए एक क्वेश्चन पैदा करती है। यह पहली बार हुआ है ऐसा, सैमसंग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? सैमसंग ने पहला स्थान, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री ने अन्य प्रमुख वैश्विक ब्रांडों को पीछे छोड़ दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड याद रखनी है, सैमसंग क्या करना है, सैमसंग को पहला स्थान मिला है, ये भी हमें याद रखना है। तो रिलायंस की प्रगति बहुत उल्लेखनीय है, 2023 में 13वां स्थान था, 24 में सीधा 2 नंबर पे पहुंच गई। मुख्य कारण क्या है? उसका मजबूत उपभोक्ता विकास। भारत के करोड़ों लोगों के पास रिलायंस जियो है भैया, रणनीतिक विस्तार बहुत बड़ा है उनका, ऊर्जा, दूरसंचार और खुदरा उद्योगों में इनकी प्रमुख उपस्थिति है, हर क्षेत्र में सामने जा रही है। नवाचार और बाजार की बदलती गतिशीलता के अनुकूल काम करते हैं कि सारी दुनिया कॉलिंग के लिए पैसे लेने में जुटी थी, ये फ्री में भी डेटा बांट रहे थे। हरित ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और उपभोक्ताओं को खुदरा में ये इन्होंने क्या किया है, निवेश किया। ठीक है, हरित ऊर्जा में निवेश इन्होंने किया है, डिजिटल सेवाओं में निवेश किया है और उपभोक्ता खुदरा में भी उन्होंने निवेश किया है। रिटेल इंडस्ट्री में इनका निवेश बहुत ज्यादा है। तो प्रमुख कंपनियों की रैंकिंग में बदला हुआ है। अल्फाबेट गूगल 2014 में नंबर 1 थी, 24 में 57 पर चली गई। मेटा जो फेसबुक वाली कंपनी है 14 में 11 नंबर पर थी, अब 2024 में 52 नंबर पर चली गई है। पता नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा है सर आंखों पर। ओके, तो चलिए, एन प्राउड पहल क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया एन प्राउड पहल, और इसे लॉन्च कब किया गया? एन प्राउड पहल क्या है? भारत की पहली सरकारी दवा निपटान योजना है एन प्राउड। केरल सरकार ने 22 फरवरी 2025 से एन प्राउड की पहल शुरू करने जा रही है। कौन सी सरकार? केरल सरकार। याद रखिए, ये जो भारत की जो पहल है सरकारी दवा का निपटान करना है, कि इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रग डिस्पोजल स्कीम है, गवर्नमेंट की जो ड्रग डिस्पोजल स्कीम है ये, तो कहाँ शुरू हो रही है? 22 फरवरी 2025 से। कौन सा स्टेट? केरल सरकार, केरल सरकार। ओके, हाँ, चलिए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक्सपायर हो चुकी और कौन सी एक्सपायर हो चुकी और अपप्रयुक्त दवाओं का वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान करना, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरों को कम करना। एन प्राउड भारत की पहली सरकारी पहल होगी जो अपशिष्ट के अनुचित निपटान को रोकने के लिए एक राज्यव्यापी प्रणाली बनाएगी। हमें पता है कि एग्जामिनेशन क्या होती है, दवाएं एक्सपायर हो जाती है और एक्सपायर होने से, उसका यूज होने से लोगों को खतरा हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें है ना, इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये क्या हुआ है, ये एन प्राउड कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ओके, तो देवी और सज्जनों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बाकी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आज बहुत सारा वक्त भी हो चुका है और आप सभी लोग, आपके प्रोग्राम भी होंगे, तो कई सारी चीजें इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये जो एन प्राउड के साथ प्राउडली हम आज यहाँ हम रुक जाते हैं और कल फिर मिलने का वादा करके आपसे क्या करते हैं, विदा। और आपसे बाय बाय करने में मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, समय ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं देता है। एन प्राउड के साथ प्राउडली बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।